हेलो दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एंशिएंट इंडिया वाले सीरीज़ में अगला लेक्चर जो है लेकर आएंगे और सेकंड लेक्चर हमारा जो है आज होगा। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर जो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में होने वाला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मैंने कोशिश की है कि बाइलिंगुअल कराऊं और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है मैंने हिंदी में वर्ड्स लिख दिए हैं और बाकी मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ जो है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो आप साथ साथ उसकी हिंदी में नोट्स बनाते चलेंगे। और ये वाला जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, वहाँ पर ये आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपके लिए जो है हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ डिफरेंट एग्ज़ाम्स को लेके। तो आज के लेक्चर जो है वो किसके लिए ज़रूरी है, तो अगर आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अगर आप PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप UPSC दे रहे हैं, या फिर आपके पास BA ऑनर्स या प्रोग्राम जो भी है, इसके लिए आप देख सकते हैं लेक्चर। ठीक है, लेक्चर को इसी हिसाब से फ्रेम किया गया है कि जो भी इन 4 एग्ज़ाम्स जो है इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर करने की कोशिश की गई है। और आपने बहुत सारे YouTube पे लेक्चर्स देखे होंगे, आधे घंटे में, 40 मिनट में, 45 मिनट में लोग पढ़ा देते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, पर क्या है कि वो 40 मिनट 45 मिनट करने का आइडिया ये है कि अगर मैं 40-45 मिनट में आपको नेट JRF के लिए और UGC नेट JRF के लिए और PGT वगैरह के लिए जो है अगर पढ़ाऊँ तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, आपके एग्ज़ाम्स में जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि होलिस्टिकली जो है पूरा का पूरा जो है आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, और ये जो कंटेंट मैंने अपने किताब से लिया है जो कि अनपब्लिश्ड वर्क है, अभी तक पब्लिश नहीं हुई मेरी बुक। तो जब पब्लिश होगी, मार्केट में आएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी नहीं आई है, कंटेंट पूरा फ्रेश है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो है, आप जैसे ही आप देखेंगे कि हड़प्पा के बारे में जैसे ही हमें लगता है कि हड़प्पा पढ़ना है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती है कि पहले तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 2600 BCE टू 1900 BCE जो है ऐसा माना जाता है। ये मेच्योर हड़प्पा का जो है फेज़ है। अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं, पर जो मेच्योर फेज़ का जो है एविडेंस जो है हमें यही फेज़ से जो है मिलता है। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं और उसके मैप हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो है ना आपका जो UPSC के लिए ऑप्शनल के लिए जो वो आता है, प्रैक्टिस मैप आता है, उससे मैंने ये वाला मैप उठाया है। ठीक है, कुछ ज़रूरी जो है साइट के बारे में आपको बताने के लिए। ठीक है, इन सब साइट्स का जो है ना डिस्क्रिप्शन आपको सबसे नीचे जो है PDF में मिलेगा। और इतना ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी साइटों के इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी आपके इस लेक्चर में क्या क्या है, तो इस लेक्चर में पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन जो है बात करेंगे कि हड़प्पा के बारे में, जो जनरली क्या हमारी अवधारणाएँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, ओरिजिन थियरीज़ के बारे में, मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है, कि हड़प्पा का जो है ओरिजिन कैसे होता है, कि इतना जो है फ्लरिश कैसे हो जाता है बहुत कम समय में, या फिर आप देख रहे हैं कि उस समय जो है एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में आप देख रहे हैं कि ग्रीस, मेसोपोटामिया, इन सब में जो है आप, और हड़प्पा और जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, ये 4 सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इस फेज में जो है मतलब करीब आज से 4000 साल पहले जो है इतना जो है एडवांस कैसे था। ठीक है, तो उसके बारे में जो है थ्योरीज जो है हम पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, और ये थ्योरीज जो है आपको UGC नेट के एग्ज़ाम में काम आएगा। अगर आप UPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको ये काम नहीं आएगा। ठीक है ना, UPSC के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आपके पास ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में आपको ये चीज़ें काम आ सकती है, अदरवाइज GS है तो उसमें नहीं आएगा काम आपके। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि विशेषताएं जो है क्या है हड़प्पा की। ठीक है, तो उसमें जो है हम अर्बनाइजेशन की चर्चा करेंगे, शहरीकरण की, मेटलर्जी की चर्चा करेंगे, धातुकर्म की, है ना, मेटल वर्क्स वगैरह की बात करेंगे, पॉटरी की बात करेंगे,
मतलब वो मृदभांड होते हैं उसके, और ट्रेड के बारे में बात करेंगे, और साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात करेंगे। स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें क्या चीज़ें देखनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ना है कि हड़प्पन लोगों की जो है समाज और जो संस्कृति थी वो कैसी थी, ठीक है। उसके बाद हम पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि क्या कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है सेंट्रलाइज्ड एग्जिस्ट करती थी, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और लास्ट सेक्शन में जो है हम ये देखेंगे इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो है जो डिफरेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे थियरीज ऑफ डिक्लाइन कि इसके जो है पतन के क्या कारण थे, है ना, उसके बारे में जो है हिस्टोरियंस ने अपने अपने मत दिए हैं, व्यूज़ दिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमने लास्ट में एक 2-3 पेज का जो है एक वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए डाल दिया है, इम्पॉर्टेंट साइट है, और वहाँ पे क्या क्या आपको उस साइट के बारे में जानना चाहिए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम से के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, और या फिर अदर एग्ज़ाम्स में पीजीटी वगैरह में भी जो है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हड़प्पा की जो डिस्कवरी हुई थी, खुदाई हुई थी, डिस्कवरी से लेके खुदाई तक जो एक बहुत बड़ा जो है फेज़ था, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हड़प्पा थी वो हड़प्पा, आपको पता है कि 1853 में जो है इंडिया में रेलवे की शुरुआत हुई। कहाँ से? मुंबई टू बॉम्बे टू ठाणे, है ना। ये पुराने से टाइम में मुंबई नहीं कहा जाता था, बॉम्बे कहा जाता था इसको, ठीक है। 1853 में जो है रेलवे की शुरुआत हुई भारत में, ठीक है। 1855 में क्या होता है कि मुल्तान और लाहौर रेल लिंक जो है वो बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बनना स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि जब ये मुल्तान लाहौर रेल लिंक बनना स्टार्ट होता है तो बहुत सारे जो ईंटें हैं हड़प्पा की वो निकाल के जो रेलवे लाइन की जो पटरियों में वो ईंटें लगती हैं ना इस तरह से, उसमें लगा दिए गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनको पता ही नहीं था, लाखों ईंटें जो है वैसी ही लेकर जो है उसमें लगा दी गई और पता ही नहीं चला कि ये ईंटें कहाँ से आई, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस पे जो है ध्यान गया बाद में चल के अलेक्जेंडर कनिंघम का, ठीक है ना। आपको पता होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है स्थापना 1861 में होती है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसके फर्स्ट जो है डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। तो जब इस पे उनका जो है ध्यान गया तो क्या है कि उन्होंने इस चीज़ को जो है ना वो वैदिक एज से जोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि उससे पहले भी भारत में कल्चर्स जो है एग्जिस्ट करती थी। उस समय हमारे पास इतना जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में जो है नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि बाद में चल के अलेक्जेंडर कनिंघम को लगता है कि नहीं, ये जो है वैदिक एज से रिलेटेड नहीं है, एक ऐसी सोसाइटी थी, एक ऐसा कल्चर था जो उससे पहले एग्जिस्ट करती थी। फिर 1922 में जो है दयाराम सहनी ने जो है इसमें एक्सकवेशन जो है हड़प्पा का स्टार्ट किया था, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसके नाम के पीछे भी कुछ जो है वो लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं, मत हैं। तो नाम में कुछ लोग कहते हैं हिंदू सरस्वती, है ना, कुछ लोग जो है कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। पर क्या है कि नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसका सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है, क्योंकि आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी कल्चर जहाँ जिस स्थान पर मिलती है उसी स्थान के नाम पर जो है उस जगह का जो है उस पूरे कल्चर का, उस सिविलाइजेशन का नाम रखा जाता है। तो इस हिसाब से हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई थी, तो इसलिए जो है इस पूरे सिविलाइजेशन को जो है एक हड़प्पा जो है कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि पीरियडाइजेशन को लेके भी पहले बहुत सारी जो है वो डिफरेंसेस थे। कोई जो है मतलब 3200 से लेकर 1500 के बीच में प्लेस कर रहा था, ठीक है। पर क्या है कि हमें 3200 से 1500 के बीच जो है कल्चर्स दिखते हैं, पर जो मेच्योर फेज है ना वो 2600 से 1900 के बीच में ही दिखता है। इसके बाद जो है लेट हड़प्पा शुरू होता है। लेट हड़प्पा 3 फेज होते हैं, अर्ली हड़प्पा 3200 से 2600, ठीक है, और लेट हड़प्पा जो है 1900 से 1400-1500 के आसपास जो है ये माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसका वो है। अब एरिया और एक्सटेंट की बात करेंगे तो ऊपर मैप में ये बताता हूँ। देखिए क्या है
कि एरिया आप देखेंगे सबसे ईस्टर्न जो है, सबसे ईस्टर्न साइड है वो आपका आलमगीरपुर है, आपको पता है मेरठ के पास पड़ता है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मंडा है नॉर्थ में, ठीक है। इससे ऊपर भी है पर इंडिया में जो है नहीं है, शोरतुगाई, ये बहुत वो एक ट्रेड सेंटर के रूप में जो है यूज़ किया जाता था, है ना। तो जो नॉर्थ है वो हमें मंडा ही हम मानते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है ना। साउथ इस तरफ जो है ना, ये इस तरफ कहीं पर मकरान कोस्ट पर जो है एक और साइड है सुक्ताजनदोर, है ना, सुतका, ठीक है। ये भी एक पोर्ट सिटी था, ठीक है ना, लोथल के साथ साथ ये भी आप देखेंगे, ठीक है। साउथ में आप देखेंगे इधर कहीं पर दैमाबाद है। दैमाबाद के बारे में आप एक बात और जान लें कि ये हड़प्पन साइट भी है और ये चालकोलिथिक साइट भी है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है दैमाबाद है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक्सटेंट जो है, आप एरिया जो है आप अगर इसका लगा लें तो इस तरह से जो है ये इतना बड़ा जो है एरिया आपको दिखेगा, है ना, डायमंड शेप में। तो इस तरह से क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही एक्सटेंसिव एरिया जो है ये कवर करता था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नेचर क्या है, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूज़ जो है हमें ब्रॉन्ज का मिलता है। हमने सबसे पहले कहा, इससे पहले हमने पढ़ा था स्टोन एज, है ना, तो हमने उसमें पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ा था। तब जो है मेटल का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए क्या है वहाँ स्टोन के जो है इस्तेमाल होते थे, इसलिए स्टोन एज जो है हम कहते हैं। यहाँ पर हमें मेटल का इस्तेमाल मिलता है, कौन सा मेटल, यहाँ पर हमें मिलता है ब्रॉन्ज, ठीक है ना, ब्रॉन्ज। और आयरन को छोड़ के ना ऑलमोस्ट जितने भी मेटल अभी यूज़ होते हैं, मतलब मॉडर्न मेटल्स नहीं, जैसे रूबिडियम ये सब जो है नहीं, पर क्या है कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब मिलते थे वहाँ पर, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, आयरन नहीं मिलता था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, हाँ, ब्रॉन्ज को कांसा कहते हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कांस्ययुगीन सभ्यता जो है लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और है, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम ओरिजिन थियरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मूल सिद्धांत के बारे में। मूल सिद्धांत मतलब इसकी जो है किस तरह से जो है उद्भव हुआ, ठीक है ना, उद्भव से रिलेटेड जो है इसके सिद्धांत जो है वो हैं, ओरिजिन से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। दो तरह के सिद्धांत, हालांकि एक और है उसके बारे में बात कर लेंगे, पर जो दो है वो मेन है, ठीक है ना। एक डिफ्यूजनिस्ट थियरी है, ठीक है, डिफ्यूजनिस्ट थियरी मतलब प्रसारवादी। डिफ्यूजनिस्ट थियरी का जो है ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो है ने दिया था। इसमें एक वी गॉर्डन चाइल्ड है और एस एन क्रेमर है। वी गॉर्डन चाइल्ड आपको याद होगा, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, इन्होंने नियोलिथिक रिवोल्यूशन की जो है संज्ञा दी थी नवपाषाण काल के जो है संस्कृतियों के लिए, ठीक है ना, आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। वी गॉर्डन चाइल्ड वही वी गॉर्डन चाइल्ड है ये। तो उसके बाद क्या है कि इनका ये मानना था कि जो माइग्रेशन है लोगों का वो मेसोपोटामिया से हुआ था, और यही मेसोपोटामिया के लोग जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके जो है यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में जो है इन्होंने अपना वो आधिपत्य जमाया और यहाँ पर जो है सिटी का निर्माण किया, ठीक है। पर अब जब हम अर्बनाइजेशन के पैटर्न को देखते हैं, मोर्टिमर व्हीलर का जो है वहाँ पर काम है। मोर्टिमर व्हीलर ने स्पेशली जो है कहाँ पे काम किया इन्होंने, मोहनजोदारो पर काम किया है इन्होंने, ठीक है ना। तो मोर्टिमर व्हीलर का जो है काम है मोहनजोदारो पर। मोहनजोदारो का जो अर्बन पैटर्न है उसके बारे में इन्होंने पढ़ा है, और उसके बारे में फिर ये बताते हैं कि जो सिटाडेल और लॉर्ड जो डिफ्यूज़न के फेवर में है थियरीज, वो ये है कि सिटाडेल और लॉर्ड टाउन जो है वो दो तरह के जो है टाउन्स डेवलप हुए थे, जिसमें सिटाडेल जो है वो बाहर से आए हुए लोग उसमें रहते थे, ठीक है ना, और उसको जो है वो रूलिंग क्लास थे, ठीक है ना। और इंडिजिनस पीपल जो पहले से लोग यहाँ रह रहे थे वो जो है लोअर टाउन में रहते थे, ठीक है। एक चीज़ और ये बताते हैं कि ग्रेनेडीज जो है वो मोहनजोदारो के है, और उसमें वुडन रूफ जो है हमें मिलता है। वुडन मतलब लकड़ी के रूफ, जो ये जो है छत जो है हमें वो मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि मेसोपोटामिया में भी लकड़ी के छत मिलते थे, तो वहाँ से लोग जो आए थे उनको ज्ञान था कि लकड़ी के छत जो है बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने लकड़ी के छत बनाए, ठीक है।
लेकिन इसके अगेंस्ट में भी ये बताते हैं कि ये सब चीज़ें वैसी हैं जो इस चीज़ को नकारती है कि वही लोग आकर यहाँ पर वो किए थे। इसमें टाउन प्लानिंग सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे मेसोपोटामिया का टाउन जो है वो जैसे तैसे हफादार मैनर में जो है वो प्लान नहीं है, मतलब जैसे तैसे जो है घर बना लिया। लेकिन आप देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हड़प्पा में जो है क्या होता है, ग्रिड पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि एक रोड जो है दूसरे रोड को परपेंडिकुलर पे काटेगी, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर पे काटेगी, तो इसको जो है ग्रिड पैटर्न कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है प्लानिंग वहाँ नहीं दिखती है हमें, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ सील्स के बारे में कहते हैं कि जो हड़प्पन सील्स है वो रेक्टेंगुलर है, लेकिन जो मेसोपोटामियन सील है वो सिलिंड्रिकल है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट के बारे में भी बात करते हैं कि मेसोपोटामिया में स्क्रिप्ट की यूनिफॉर्मिटी है, पर हमारे यहाँ वो डिसिफर ही नहीं हो पाई है, ठीक है ना। मतलब और ये स्क्रिप्ट में एक और चीज़ है कि मेसोपोटामिया में करीब 700 स्क्रिप्ट पाए गए हैं, पर हमारे यहाँ 400 ही हैं। तो आप ये बताओ कि जो लोग बाहर से आए हैं उनके यहाँ 700 स्क्रिप्ट प्रचलित हो पर और वो 400 ही इस्तेमाल क्यों करेंगे, फिर ज़्यादा करने चाहिए थे ना। तो इसलिए क्या है कि ये उन चीज़ों पे है जो ये हमें दिखाती है कि ये वो वहाँ से लोग नहीं आए थे, ठीक है ना। ये जो है बेसिकली इंडिजिनस पीपल थे। और ऐसे ही सिद्धांत ये है इवोल्यूशनिस्ट थ्योरी का, ठीक है ना। इवोल्यूशनिस्ट थ्योरी जो है विकासवादी सिद्धांत, उसके बारे में जो है हम बात करते हैं थोड़ा सा कि कैसे जो है ये ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे जो है ये होता है। आप देख रहे हैं कि एक मेहरगढ़ हमने पढ़ाया था पीछे, मेहरगढ़ के बारे में पढ़ाया था। मेहरगढ़ में क्या हुआ था, सबसे पहले इंडिया में फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, 7000 BC के आसपास, ठीक है ना। 7000 BC के आसपास जो है यहाँ फूड प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या है कि विलेज लाइक कम्युनिटी जो है इस एरिया में डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं मेहरगढ़ है, ठीक है, और इस एरिया यहाँ पर कहीं मेहरगढ़ है और इस एरिया में क्या है कि विलेज लाइक जो है स्ट्रक्चर जो है डेवलप होने लगता है। और फिर आप यहाँ पर देखिएगा क्या है कि कोट डीजी और अम्बरी जैसे छोटे छोटे कल्चर जो है बाद में चल के डेवलप होते हैं, ठीक है। और वो कल्चर्स जो है डेवलप मतलब 5500 BC के आसपास जो है ये डेवलप होने स्टार्ट होते हैं और ये 3200 तक जो है चलता है, कई फेजेस में चलते हैं। फिर जो है हम देखते हैं कि 3200 के पास जो है विलेज लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट होता है, व्हील का स्टार्ट होने लगता है, मतलब व्हील टर्न जो है पोट्री जो है स्टार्ट होने लगती है। व्हील टर्न पोट्री मतलब क्या है कि जो चाक होता है ना, चाक पे बना हुआ वो घड़ा, ठीक है ना, वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। मृद भांड जो है चाक पे बना, पहले हैंडमेड होती थी, वो हाथ से बनाते थे, लेकिन अब क्या 3200 तक आते आते जो है वो चक्के पे बनी हुई जो है वो मृद भांड ये इस्तेमाल करना लगते हैं, ठीक है। और ये 2600 तक जो है आप देखते हैं कि बहुत ही एडवांस स्टेज में चल जाता है। और 2600 के बाद जो है हम देखते हैं 1900 तक जो है मेच्योर फेज होता है जिसमें अर्बनाइजेशन होता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि लोग बाहर से नहीं आए थे, बल्कि यही लोग जो है डेवलपमेंट के एक फेज से होकर जो है एक अर्बनाइजेशन तक पहुँचे थे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में अर्बनाइजेशन हो गया था, ठीक है। तो ये जो है इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है इस तरह से जो है मतलब बताती है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है इस तरह से देती है अर्बनाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हड़प्पा में फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें कई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मतलब जो इसके महत्वपूर्ण जो है चीज़ें हैं हड़प्पा में, क्या हमें महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहली बात जो है मिलती है क्या, अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे और अर्बनाइजेशन में हम देखेंगे कि शहरीकरण, बेसिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, शहरीकरण लिखा हुआ है जहाँ जहाँ पर, और मैं हिंदी में बताते चलूँगा, ठीक है। तो इसमें कुछ हिस्टोरियन है, स्टुअर्ट पिगोट है, ठीक है ना, स्टुअर्ट पिगोट है और मोर्टिमर व्हीलर है, वही जिनका काम जो है मोहनजोदारो के ऊपर था, ठीक है। स्टुअर्ट पिगोट और मोर्टिमर व्हीलर, इनका ये मानना है कि हड़प्पन टाउन जो है ना एक यूनिटी है, मतलब कंसेप्शन का जो है ना एक यूनिटी दिखता है। किस लिए, किस मैटर में कहते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी दिखता है। इनका कहने का मतलब है कि हड़प्पन टाउन का जो है जो टाउन प्लानिंग है और उनके जो उस और चीज़ें हैं टाउन्स में, वो उसमें हमें एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है, ठीक है। कि अलग अलग टाउन्स में जो है यूनिफॉर्मिटी कैसा, जैसे कि हड़प्पन टाउन जो है हर ऑलमोस्ट सारी टाउन जो है, कुछ एक दो टाउन को छोड़ के, ठीक है, सारी टाउन जो है दो भागों में बटा हुआ, सिटाडेल और लोअर टाउन के बाद लोअर टाउन के बीच में, ठीक है ना। सिटाडेल जो है और ये फोर्टिफाइड होते थे, चारों बगल से घेराबंदी होती थी, ठीक है। और क्या इन यूनिफॉर्मिटी होती थी कि जो स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का, जो ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो
2:1 है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म है, सब जगह है, ठीक है ना। और ये हमें ये दिखाता है कि जो ब्रिक मेकिंग था वो एक ऑर्गेनाइज जो है काम था, और वो एक लार्ज स्केल पर होता था, ठीक है ना। आप ये भी देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो जिसको जैसी मर्जी होगी वैसे ब्रिक बनाएगा, और लार्ज स्केल पर अगर नहीं बन रहा होगा तो इसलिए क्या है। और एक चीज़ और हमें दिखती है, ग्रिड पैटर्न, ठीक है ना। ग्रिड पैटर्न में क्या है कि एक इस तरह का जो है परपेंडिकुलर जो है एक दूसरे को रोड काटती थी, और इसके अलाउंग ही जो है नाले होते थे, ठीक है। तो नाले या तो वेस्ट की तरफ फ्लो करते थे या फिर साउथ की तरफ, ठीक है। आप वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ क्यों फॉल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इधर जो है अरबियन सी जो है वो अरबियन सी है ना। तो आप देखेंगे इधर लो लैंड है तो इधर की तरफ ही जो है आएगा, और इधर जो है हाई लैंड है, आप देख रहे हैं, तो इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना साइंटिफिकली जो है प्लान होता था उस समय का जो है वो, ठीक है ना। आप देख रहे हैं एक चीज़ और है कि सैनिटेशन को लेकर भी यूनिफॉर्मिटी रही है। तो अब देख रहे हैं कि एक्सलेंट अरेंजमेंट होता था, ठीक है ना, सैनिटेशन का। जैसे सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई का जो है खासकर ध्यान रखते थे। और आप ये देख रहे हैं कि जो घरों से जो है वाटर निकलते थे वो एक ड्रेन में जो है पास होते थे। ड्रेन मतलब वही नाला, ठीक है ना। और एक कहीं पे एक मार्जिन पे स्ट्रीट पर ज्वाइन करते थे, और पोर्ट होल्स भी रहते थे जिसमें लोग घुस के और नाले की सफाई करते थे, ठीक है ना, तरह टाइम के बाद, ठीक है। इसका आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर ये नाले हैं, ये आप देख सकते हैं नाले, इस तरह से नाले बने होते थे। आप देखिए घर से एक नाला निकलता है और यहाँ पर ज्वाइन होता है स्ट्रीट वाले नाले में, ठीक है ना। इस तरह से देखिए यहाँ पर भी घर से एक नाला निकल रहा है, इधर भी एक घर से नाला निकल रहा है, इधर भी एक घर से नाला निकल रहा है। तो आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। टाउन प्लानिंग में आप एक चीज़ देख सकते हैं। आप देखिए ये कि आप ये देखिए कि मतलब ये हमारा जो है वो सिटाडेल है, ठीक है ना। नीचे लोअर टाउन होता था, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मेटलर्जी मतलब मेटल वर्क्स जो है कैसे होते थे, मेटल के काम होते थे, उसमें क्या आपको पता चलता है। तो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स मिलते हैं हमें, ठीक है ना, किस चीज़ के, डांसिंग गर्ल का। और इसके साथ ही हमें क्या मिलता है, सोने चांदी के भी हमें वर्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, मैंने लिखा नहीं है, पर आप उसको मान के चलेंगे कि सोने चांदी वगैरह के भी वर्क्स होते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स जो है वो डांसिंग गर्ल जो है हमें मिलता है, डांसिंग गर्ल वाला ये वाला इमेज है, आप देख सकते हैं। ये कहाँ है, ये नेशनल म्यूजियम में है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, और इसकी साइज जो है ना वो 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, MCQs में जो है ना ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है। ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखी गई है। और आप ये देखेंगे बुल के टॉयज़, बैंगल्स, ये सब बनते थे, ठीक है ना, किस चीज़ के, मेटल के, ठीक है। आप ये देखिए बुल का जो है फिगर है, ये बैंगल्स हैं, आप देख सकते हैं सब, है ना। उसके बाद पॉटरी के बारे में बात करते हैं। तो ये OCP मतलब होता है ऑज कलर्ड पॉटरी, ठीक है ना। OCP होता है, सॉरी यहाँ पर OPC लिखा हुआ है, OCP होता है, ठीक है ना, ऑज कलर्ड पोट्री होता है। और ये BRW होता है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है ना। इनके बारे में ना मैंने पिछले क्लास में बताया है, ठीक है ना, आप एक बार देख लेंगे वहाँ पर। और आप पीछे के क्लासेस जो है देख कर आइए, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर में मैंने आपको बताया था कि वो पकाते थे तो क्या होता था कि एक तरफ से लाल हो जाता था और अंदर की तरफ जो है काला हो जाता था, ठीक है ना। सॉरी, अंदर की तरफ लाल हो जाता था और बाहर की तरफ काला हो जाता था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो है ये इस तरह से ये काला हो जाएगा, पकेगा तो अंदर की तरफ लाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसलिए ब्लैक एंड रेड वेयर जो है कहा जाता था। और मतलब क्या है, इसमें गेरुआ जो है वो गेरुए से इसको कलर किया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे। और पोट्री से अगर बात चली है तो ये देखिए आप, ये जो पोट्री आपको दिख रही है ना, ये क्या होता था, ये सिस्ट बरियल के काम आता था, ठीक है ना। ये आप देखिए, इसमें इंसानों को रख के और फिर दफनाया जाता था, ठीक है ना। और जनरली जो है वैसे भी खाने पीने के भी इस्तेमाल में आते थे और लोगों को दफनाने में भी पोट्री काम आते थे, ठीक है। आप देखिए कि पोट्री पे डिज़ाइंस देखिए, यहाँ पर आपको जियोमेट्रिक जो है डिज़ाइंस दिख रहे हैं। जियोमेट्रिक डिज़ाइंस दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैथमेटिक्स का ज्ञान आपको लग रहा है कि कितना जो है ज्योमेट्रिक का जो है उनका ज्ञान होता होगा। आप ये देख रहे हैं फ्लोरल डिज़ाइंस मिलेगा, यहाँ जानवर देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये सब आप देखिए कि कितने ज़्यादा जो है वो इक्विप्ड थे अपने पोट्री को जो है बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने में, ठीक है। ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो ट्रेड जो है दो तरह का होता था, इंटर और इंट्रा रीजनल, ठीक है ना। मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड होता था और एक डोमेस्टिक ट्रेड होता था, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबी दूरी का व्यापार, हिंदी मीडियम वालों के लिए लंबी दूरी के व्यापार। देखो, हम फॉरेन ट्रेड नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम जो है मतलब कंट्री वंट्री का कोई सेंस नहीं था। तो एंशिएंट क्या कहते हैं,
हिस्ट्री में मॉडर्न जो है वर्ड्स का जो है इस्तेमाल करना मतलब उतना सही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ऐसे वर्ड्स का जो है आप चयन करिए जो उस समय के लिए जो है हमें मतलब ज़्यादा परफेक्शन दिखाए, ठीक है ना। तो लंबी दूरी का व्यापार जो है वो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या है कि लंबी दूरी के व्यापार जो है होता था उस समय, इसका हमें कैसे पता चलता है। तो 2 डजन जो है सील्स हमें मिलते हैं, कहाँ से, हड़प्पा और पर्शियन गल्फ से जो है, ठीक है। हड़प्पन के जो है वो पर्शियन गल्फ से मिलते हैं और मेसोपोटामिया से मिलते हैं, ठीक है ना। हड़प्पन सील्स 2 डजन से भी ज़्यादा। उसके बाद क्या है कि ये आपको दिखा रहा है कि इंडिया का सील अगर कहीं बाहर मिल रहा है तो मतलब वहाँ जो है यहाँ से लोग जाते आते होंगे, ट्रेड करते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखते हैं कि पर्शियन गल्फ और मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था, इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद ये भी देख रहे हैं कि उसके बाद जो तीन जोन है, मतलब पर्शियन गल्फ, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। उसको जो है दिलमन, मकान और मेलुआ इस तरह से जो है वो इन्फर किया जाता था, बोला जाता था, ठीक है ना। दिलमन जो है मतलब बहरीन, इसका बहरीन से जो इसको आइडेंटिफाई किया गया है। मकान को जो है ओमान से आइडेंटिफाई किया गया है और मेलुआ को जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है वो इक्वेट किया गया है, ठीक है ना। तो आपसे कभी भी एग्जाम में इस तरह से मिलान करने वाला पूछ सकता है कि भाई दिल्म का मकन का, ठीक है ना, और फिर मेलुआ का जो है आप संबंध बताइए कि कौन किससे रिलेटेड है या फिर कौन किसको क्या बोला जाता है। तो इस तरह से मिलान करने वाला जो है ना आपके नेट के एग्जाम में या पीजीटी के एग्जाम में इस तरह से पूछ देते हैं, ठीक है। या हो सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जाए ऐसा सवाल। उसके बाद आप देखेंगे कि इम्पोर्ट मटेरियल जो है इंडिया से, मतलब मेलुआ से, सॉरी, वो क्या क्या जाते थे। तो टिम्बर था, ब्लैकवुड था, ठीक है ना, कॉपर था, गोल्ड था, है ना। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर रखी, गोल्ड वगैरह के भी हमें ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना। कॉटन मिलता था। उसके बाद पोर्ट सिटीज़ के बारे में आप देखेंगे कि लोथल, सुक्ताजेंडोर और रोजडी, ये सब जो है पोर्ट सिटीज़ थे। पोर्ट सिटीज़ मतलब क्या होता है, जहाँ से नाव वगैरह जो है चलती है, ठीक है। ट्रेड के बारे में और भी हम डील करेंगे, अभी बताते हैं इसके बारे में। और भी फैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को, मतलब सॉरी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को जो है वो टेस्टिफाई करते हैं। रीजनल ट्रेड के बारे में बात करें तो रीजनल ट्रेड में एग्रीकल्चर गुड्स शामिल था, मेटल था और स्टोन था, ठीक है ना। वो डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही जो है आता था। गोल्ड जो है वो कर्नाटका के माइन से आता था, सिल्वर जो है अफगानिस्तान की तरफ से आता था और कॉपर जो है राजस्थान की खेतरी माइन से आता था, ठीक है ना। तो ये सब जो है इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ हड़प्पा के जो है वो मिलते हैं, सील्स मिलते हैं, इसलिए, ठीक है ना। क्योंकि अब एक्सचेंज में कुछ ना कुछ तो देंगे ना, तो क्या होता था कि ट्रेड में जो है सील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। जैसे कोई भी सामान भेजा है, मान के चलो आपको 5 केजी जो है वो चावल भेजना है कहीं पर, तो 5 केजी चावल को इस तरह जो है आपने एक जार में बंद कर दिया और फिर इसमें एक कपड़े से जो है इस तरह से इसको ढक दिया और यहाँ पर बांध के और एक सील लटका दी यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि वो इस तरह से जो है सील होता था, सील लटका दी। और क्या है कि अगर ये सील बिना टूटे आपके पास, मतलब आपने भेजा और अगले के पास पहुँच गया है, तो मतलब कोई भी इस ट्रेड ट्रांजेक्शन में छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अगर ये टूट गया है तो ट्रेड ट्रांजेक्शन में जो है छेड़छाड़ हुआ है, और हो सकता है ये 5 केजी के बजाय 4 केजी हो, या फिर हो सकता है 5 केजी के बाद इसमें जो है कुछ निकाल के पत्थर मिला दिया हो या चावल की क्वालिटी बदल दिया हो ना। आप ये सब चीज़ वो कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि इस तरह से जो है ट्रेड में सील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, ठीक है। सील मतलब मोहर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हड़प्पन जो है वो वेट्स और मेजरमेंट को लेकर जो है बहुत ज़्यादा वो थी, ठीक है, कि इनको जो है एक बाइनरी और डेसिमल सिस्टम, देखो जो डेसिमल सिस्टम में जो बड़े बड़े मेजरमेंट्स होते थे वो डेसिमल सिस्टम में करते थे, छोटे मेजरमेंट्स जो है वो बाइनरी सिस्टम में करते थे। और ये बाइनरी कहने का मतलब एक दूसरे से जो है ये डबल, ठीक है ना। इस तरह से एक डबल करते करते जो 12,800 के आसपास जो है इस तरह से जो है इतनी नंबर्स में वो डिवाइड होते थे वेट्स, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं कि स्क्रिप्ट जो है और सील्स जो है वो ट्रांजैक्शन को फेयर जो है बनाते थे। ऐसा हम अभी समझा चुके हैं कि कैसे जो है वो फेयर ट्रांजैक्शन माना जाता था सील और स्क्रिप्ट को, है ना, का इस्तेमाल करके, ठीक है। हमें एविडेंस मिलता है बोट का भी और कार्ड्स का भी, ठीक है ना। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी, जब वो क्या कहते हैं वो बात करेंगे टेराकोटा वर्क्स के बारे में। तो उसमें हमें इनके जो है ना वो टॉयज़ मिलते हैं, ठीक है ना। तो टॉयज़ जो है आप देख ही रहे हैं कि एक कल्पना होती है, पर क्या है कि वो एक रियलिटी को भी दिखाता है, ठीक है। तो अगर टॉयज़ आपको मिल रहे हैं कि भाई ये हल जैसा जो है अगर एक आपको टॉय मिल रहा है तो आप क्या समझेंगे इसे कि हल का इस्तेमाल होता होगा उस समय, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप देखेंगे कि इन सब का जो है बोट का और कार्ट का जो है इस्तेमाल होता होगा। और एक चीज़ और मिला है हमें, डॉकयार्ड मिला है, पता है ना आपको।
लोथल से जो है डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड में क्या है कि वहाँ पर शिप वगैरह को और उसको जो है लगाने की जगह होती है बेसिकली डॉकयार्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है डॉकयार्ड मिला है, तो इसका ये मतलब है कि शिप वगैरह चलती होगी उस टाइम, शिप नाव ये सब जो भी है, बोट वगैरह, ठीक है। हड़प्पन लोगों के बारे में जो है एक चीज़ और है कि साइंटिफिक टेम्पर जो है उनका अच्छा था, ठीक है ना, मतलब बहुत ही साइंटिफिक। आपके जो हमारे क्या कहते हैं वो आर्टिकल 51A में भी हमें दिया हुआ है, पार्ट 4A में, है ना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में कि जो लोग हैं उनको साइंटिफिक टेम्पर जो है बढ़ाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कह रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस समय जो साइंटिफिक टेम्पर भी लोगों की जो है अच्छी खासी थी, ठीक है, वैज्ञानिक स्वभाव जो है लोगों में अच्छी खासी थी, जिसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ब्रिक जो है वो एक मैथमेटिक्स के रूप में जो है, मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में जो है 4:2:1 के हिसाब से जो है इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। वेट और मेजरमेंट भी आप देख रहे हैं कि ये एक डेसिमल और क्या कहते हैं वो बाइनरी सिस्टम में जो है इस तरह से इस्तेमाल होते थे, ठीक है ना। यहाँ पे एक ज़ीरो छूट गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि साइंस में आप देख रहे हैं कि मेटल वर्क्स, ब्रिक मेकिंग, ये सब जो है आप देख रहे हैं कि अगर मेटलर्जी का देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि कितना कॉपर में कितना वो टीन मिलाएंगे कि वो ये बनेगा, क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज बनेगा, तो फिर आप ब्रॉन्ज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप ब्रॉन्ज नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि मेटल वर्क में नॉलेज होना चाहिए आपको कि कितने तांबे में कितना टीन मिलाएंगे कि ये ब्रॉन्ज बनेगा। या फिर आयरन वगैरह में भी आप, सॉरी आयरन नहीं, गोल्ड में आपको पता होगा कि गोल्ड में इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है, क्योंकि उसकी जो है जो मेलिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मेलिएबिलिटी कहने का मतलब उसको 1 ग्राम गोल्ड को आप चाहे तो बहुत लंबा तार खींच सकते हैं उसको, ठीक है ना, बहुत लंबा तार खींच सकते हैं, और वो बहुत ही मुश्किल से जो है ठोस अवस्था में आता है। तो ठोस अवस्था में लाने के लिए उसको जो है इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है, अलग दूसरे मेटल जो है मिलाए जाते हैं। तो उसके लिए भी मेटल वर्क्स के लिए जो है आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से मेटल में कितना क्या मिलाना है, ठीक है ना। उसके बाद ब्रिक मेकिंग में हमने बात की कि कैसे कितना किस टेम्परेचर पर पकाना है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, तब आप एक बेहतर जो है ब्रिक बना सकते हैं, बेहतर ईंटें बना सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर में आप देखें कि ग्रिड पैटर्न जो है फॉलो की जाती थी, और सिटी प्लानिंग सिटाडेल और लोअर टाउन में जो है होता था। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से, और ग्रिड पैटर्न के साथ साथ ही आप ये देख रहे हैं कि उसी के साथ साथ हमें ये भी दिखता है कि नालों का जो है बेहतर तरीके से वो बनाना है ना, और नाले में जो है पोर्ट होल्स देना कि भाई उसको जो है साफ़ सफाई भी समय समय पर होता रहे। आप देखेंगे कि प्लास्टर किए जाते थे घरों को मोटर्स के इस्तेमाल करके, ठीक है ना। तो ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रहा था वो साइंटिफिक टेम्पर के कारण ही हो रहा था, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। नहीं तो हमें 7,000 10,000 साल पहले ही हमें दिख जाते ये सब, अगर साइंटिफिक टेम्पर लोगों में, हड़प्पन पीपल में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ना उसको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पिक्टोग्राम से, चाइनीज़ स्क्रिप्ट आपने देखा होगा ना, इस तरह से रहता है, देखा है आपने। तो उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है ना एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को दिखाता है, ठीक है ना, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पिक्टोग्राम्स है चाइनीज़ स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमें 400 पिक्टोग्राम्स मिलते हैं, और ये अभी तक जो है डिसीफर नहीं किया गया है, इनको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, ठीक है। तो डिसीफर अभी तक नहीं हुए हैं। तो अगर ये स्क्रिप्ट डिसीफर होते हैं तो हमें और भी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कैसी जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी रही होगी, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि आप यहाँ तक आ गए हैं, तो अब वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के और भी वीडियोज़ आएंगे, और मैं आपको पूरा जो है एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक जो है, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, और अलग अलग एग्ज़ाम को अलग अलग तरीके से जो है टारगेट किया जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, ठीक है। और आप कोई भी नीडी पर्सन को वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आप जो है देखिए वीडियो, ये भी अच्छी वीडियो है। तो आप हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम में जो है चीज़ें उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं लोगों की, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह के होते थे। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना हमने ट्रेड और कॉमर्स के बारे में ऑलरेडी पीछे बात कर लिया है, तो इस पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे अभी एक ही लेक्चर में, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें छूट गई है उसके बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना, मतलब खेती और पशुपालन, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, खेती और पशुपालन, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हड़प्पन लोग थे वो खेती में क्या वीट, बार्ली, मतलब गेहूँ, जौ, है ना, पल्सेस, है ना, पीस,
और कॉटन, ये सब उगाते थे, ठीक है। उसके बाद एविडेंस राइस का भी मिलता है, ठीक है ना। राइस के एविडेंस कहाँ से? गुजरात से मिलता है, ठीक है। उसके बाद ग्रैनरीज में आप देखेंगे कि ग्रैनरीज है मतलब अन्नागार, इसको अन्नागार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मतलब अन्न रखने की जगह, ठीक है। ये हड़प्पा में भी है, मोहनजोदड़ो में भी और कालीबंगन में भी है। तो क्या है कि आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर जो सरप्लस हो रहा था, सरप्लस हम एक बार और रिपीट करते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सरप्लस वो अमाउंट होता है जो आपके खाने से बच जाता है, पूरे साल के खर्चा होने से बच जाता है। मतलब आप 10 कुंटल अगर उगा रहे हैं, 10 कुंटल अगर उगा रहे हैं और आप उसमें से 8 कुंटल खा जा रहे हैं पूरे साल में, तो 2 कुंटल जो है आपका सरप्लस हो गया, ठीक है ना। तो वही सरप्लस अगर होगा तभी तो अन्नागार की ज़रूरत पड़ेगी ना, नहीं तो आप अदरवाइज़ क्या है कि आप उगाओ खाओ कोई बात नहीं है, फिर ज़रूरत ही नहीं है सेव करने की, ठीक है। तो सेव करने के लिए फिर जो है ग्रैनरी चाहिए होती है और अन्नागार जो है उसके लिए बनाए जाते थे, ठीक है। एनिमल में आप देखेंगे कि वुल के लिए मतलब ऊन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और मतलब पेट्स के लिए जो है, पेट्स मतलब वो जो पालतू जानवर होते हैं ना, कुत्ते बिल्ली, उस तरह के जो है, इसलिए जो है एनिमल को पाला जाता था, ठीक है। एनिमल के बारे में और भी बात करेंगे जब रिलीजियस लाइफ पढ़ेंगे उनकी तब, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप देखेंगे कि कॉटन के गुड्स जो है वो मोहनजोदड़ो में बनते थे और यहीं से हमें कॉटन के एविडेंस मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बेड मेकिंग मतलब जो ज्वेलरी वगैरह बनाने का जो है वो होता था, वो चानूदरो और लोथल से हमें मिलता है, ठीक है ना, एविडेंसेस, ठीक है ना। आइवरी वर्क्स मतलब जो वो हड्डियों के और हाथी दांत के जो वो होते हैं, और शेल मेकिंग जो है वो लोथल में होता था, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट में और भी है, और आर्ट एंड क्राफ्ट में ना एक चीज़ और हमने पीछे बात कर ली है मेटलर्जी के बारे में, ठीक है ना, मेटल वर्क्स के बारे में, ठीक है। तो आप उसके बारे में जो है पीछे देख लेंगे। तो उसके बाद हम देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो है हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो है यूज़ ऑफ लेबर्स, आर्किटेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है ना। मतलब क्या है, इतने लंबे लंबे इतने बड़े बड़े जो है वर्क्स जो है किए गए थे कि भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इतने बड़े बड़े जो है ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई गई। और तो क्या है कि पॉसिबल नहीं है कि ये चीज़ें जो है बिना उसके जो है बनाई गई हो, बिना ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि हमें ये दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे इतने पब्लिक वर्क्स, और लेबर जो है उनको बना रहे होंगे, लेबर दे रहे होंगे अपना, और आर्किटेक्ट्स उसको डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक पॉसिबल वे ये है कि ये 3 क्लास जो है एग्जिस्ट करते थे उस टाइम, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे कि वर्कर्स अपार्टमेंट मिला है मोहनजोदड़ो में, तो ये इस चीज़ को टेस्टिफाई करता है कि एक वर्किंग क्लास जो है वहाँ वेल डेवलप्ड थी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो हमें मिला है वहाँ से आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ हो, उसमें ग्रैनरी है, आपको ऑलरेडी पता है कि मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगन से हमें ग्रैनरीज मिले हैं। उसके बाद ग्रेट बाथ जो है मिला है मोहनजोदड़ो से, असेंबली हॉल मिला है मोहनजोदड़ो से, डॉकयार्ड लोथल से मिला है, और स्टेडियम मिला है धोलावीरा से, ठीक है ना। हालांकि इन सब के डिस्क्रिप्शन ना आपके लास्ट 3-4 पेज हैं इस PDF में, जिसमें आपको एक मतलब हर साइट पे क्या मिला है और किस हिस्टोरियन ने वहाँ पर स्टडी कंडक्ट की है उसके बारे में एक लिस्ट दी हुई है, बनाई हुई है, ठीक है ना। तो आप उसको एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, जब भी जाना होगा, जब जितनी बार एग्ज़ाम देने जाना है उतनी बार उससे पहले एक बार देख लीजिएगा, उससे सवाल आएंगे, वहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात करते हैं कि तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ना हमें क्लियरली दिखता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सामाजिक विभाजन, जैसे तुम जो है मध्यम वर्ग हो, तुम ऊपरी वर्ग हो, तुम निम्न वर्ग हो, इस तरह का जो सामाजिक विभाजन होता है वो हमें दिखता है। कैसे दिखता है? अर्बनाइजेशन में हमने पहले बात की थी कि एक जो है सिटाडेल होता है और एक होता है लोअर टाउन, ठीक है। तो सिटाडेल में क्या है कि जो पावरफुल लोग होते थे वो रहा करते थे, और जो कॉमन लोग होते थे वो लोअर टाउन में रहते थे। तो अब देख रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि अर्बनाइजेशन में हम ये देख रहे हैं कि जो सेटलमेंट पैटर्न ये होता था कि एक जो है एक पूरा सेटलमेंट होता था, इस तरफ जो है एक तरफ जो है सिटाडेल होता था और दूसरे तरफ जो है लोअर टाउन होता था, ठीक है ना। तो अब ये देख रहे हैं कि एक तरफ जो कुछ खास तरह के लोग रहते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हुए लोग या एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं वो लोग, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता नहीं है तो हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सेपरेट हैबिटेशन सेंटर जो है ये होता था, आप देख रहे हैं सेपरेट हैबिटेशन होता था अर्बनाइजेशन पैटर्न में। उसके बाद ग्रेव गुड्स में भी ना मतलब डिफरेंसेस हैं, अलग अलग जो है क्या क्या जो है ग्रेव गुड्स क्या होता था कि जो दफनाने में ये लोग सामान इस्तेमाल करते थे, जब दफनाते टाइम जो है लोगों को कुछ कुछ सामान जो है उसमें डाल देते थे, तो उसमें भी हमें डिफरेंस मिलता है। जो अफ्लुएंट फैमिली होती थी वो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह डालती थी, और जो अफ्लुएंट नहीं होती थी वो कम सामान डालते थे, ठीक है। ये सब जो है हमें ये दिखाता है कि सामाजिक जो है वो विभाजन वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है।
सोसाइटी में और भी चीज़ें हम देखते हैं कि वेमेन के बारे में अगर बात करें तो वेमेन का एक स्पेशल जो है स्थान था, और फर्टिलिटी कल्ट जो है हमें देखने को मिलता है। वुमेन को जो है देख रहे हैं कि आप, फीमेल जो है गॉडेसेस होती थी, और उससे जो है क्या है कि हमें उसमें एक फैलस वर्शिप जो है दिखता है। फैलस वर्शिप मतलब बेसिकली लिंग पूजा होता है। तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि फर्टिलिटी से रिलेटेड जो है, फर्टिलिटी को बहुत जो है वो बढ़िया मतलब चीज़ मानते थे, और वेमेन को जो है बहुत अच्छा जो है इसे आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत अच्छा जो है जगह प्राप्त था, ठीक है ना, समाज में। उसके बाद रिलीजियस बिलीफ में और भी चीज़ें जो है वो ये है कि जो रिलीजियस बिलीफ इनके थे उसमें पॉलीथिज्म था, बहुदेववाद। पॉलीथिज्म क्या होता है कि एक ही समय पे बहुत सारे जो है देवों को मानना, ठीक है। एनिमिज्म था, जीववाद। मतलब जीववाद का ये मतलब होता है कि हर जीव, चाहे वो बाघ हो, शेर हो, या क्या कहते हैं वो पेड़ हो, पौधा हो, सब में जो है एक आत्मा होती है। इस तरह से जो है एक ये एनिमिज्म जो है ये, और उसको फिर पूजना, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि वो पेड़ वेड़ को भी पूजा जाता था वहाँ पर, वाटर को, ट्री को, है ना, फायर को, एनिमल को, और स्वास्थ्य के मोटिव्स भी मिलते हैं। और क्या था वहाँ पर, हीनोथिज्म। हीनोथिज्म जो है वो, हीनोथिज्म ऐसा होता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर गॉड होता है ना, उसके जो है सब लोग जो है अपने घर के या उस परिवार के या उस कबीले के लोग जो है एक ही गॉड को मानेंगे, उसको हीनोथिज्म बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और होता है, एक और फॉर्म होता है जिसको कैंथिनोथिज्म बोला जाता है, ठीक है ना। कैंथिनोथिज्म, अब इसके हिंदी जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैंने इसके हिंदी नहीं लिखे हैं, ऐसे ही होता है कैंथिनोथिज्म और हीनोथिज्म, उसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं। तो कैंथिनोथिज्म में जो है आप ये देखेंगे कि जैसे अगर 5 गॉड हैं, ठीक है ना, 5 गॉड हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अगर जैसे सरस्वती पूजा है तो सरस्वती भगवान सबसे ऊंचे हैं, बाकी सब उनसे छोटे, ठीक है। या फिर अगर शिव की पूजा है तो शिव सबसे बड़े और बाकी उनसे सबसे छोटे, ठीक है ना, उनसे सब छोटे, ठीक है ना। तो क्या है कि एक किसी पर्टिकुलर ओकेशन पे कोई पर्टिकुलर गॉड जो है सुप्रीम माना जाता था और बाकी उसके सब्सिडरी माना जाता था। इसको जो है कैंथिनोथिज्म बोला जाता है, ठीक है। आइडल वर्शिप जो है हमें ये देखने को मिलता है, इसका जो हमें एविडेंसेस जो है आइडल वर्शिप में जो है आप इससे जो इन्फर कर सकते हैं मदर गॉडेसेस के बहुत सारे जो है वो टेराकोटा फिगरीन्स मिले हैं, और उसके भी जो है मेटल के भी वर्क्स मिले हैं। पाशुपत सील से जो है हम ये देख रहे हैं कि एक प्रोटोशिवा का जो है कॉन्सेप्ट जो हमें वहाँ से देखने को मिलता है कि क्या एक प्रोटोशिवा जो है वो मिला था। ये देखिए, ये है पाशुपत सील, ठीक है। और कई बार जो है आपसे ये भी पूछ देता है कि कौन कौन सा जानवर है, यहाँ पर बैल दिख रहा है, राइनो दिख रहा है, ये शेर दिख रहा है, ये हाथी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये सब भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में कि जो वो पाशुपत सील है उसमें कौन कौन से जानवर बैठे हुए हैं। नीचे 2 हिरन दिख रहे हैं, है ना, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बरियल टाइप जो है सिस्ट बरियल होता था, अर्न बरियल होता था, और कॉफिन बरियल होता था। इसके बारे में ना हमने जब साइट का वो दिखाया है नीचे, उसमें लिखा है कि कौन से साइट पर कौन सा जो है किस तरह का जो है वो प्रैक्टिस हो जाता था। सिस्ट बरियल क्या होता था कि जैसे मर गया है ना, उसको क्या करते थे कि ऐसे ही एक उसमें डाल दिया और घड़े में, और उसको जो है फिर दफना दिया, ठीक है ना। उसके बाद अर्न बरियल क्या होता था कि एक खड्डा खोदा और उसमें जो है डायरेक्ट आपको रखा और दहन ये कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता था, कॉफिन बरियल में क्या होता था कि एक कॉफिन बना के इस तरह का, कॉफिन आप समझते हैं ना, आप समझते होंगे ऑब्वियसली, मूवी भी देखते होंगे तो, या फिर अगर आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से होंगे, क्रिश्चियंस होंगे तो आपको पता होगा। तो कॉफिन में जो है उस पर्सन को ऐसे करके रख दिया जाता था और फिर इसको जो है दफना दिया जाता था ऐसे करके, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के बरियल प्रैक्टिसेस जो है की जाती थी, अलग अलग तरीके से लोगों का जो है डिस्पोज करते थे जो डेड बॉडीज़ होती थी उसको, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हम बात करते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम था क्या पॉलिटिक्स की, ठीक है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ओलिगार्की मतलब ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें कुछ 4-5 लोग या कुछ लोग का जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ऐसा होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। मोनार्की में आप ये देख रहे हैं कि ये जो प्रिस्ट किंग मिला है ना, तो इसको एक तरह का राजा मानते हैं लोग, है ना। तो इसको भी जो है ऐसा कहा जाता है कि जो है हड़प्पा में जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम था और वहाँ पर जो है मोनार्की रही होगी, या फिर और जो प्रिस्ट किंग है वो जो है इसका हेड रहा होगा, ठीक है ना। मतलब रिलीजियस जो टीचर होगा या रिलीजियस वो पर्सन होगा, सुप्रीम रिलीजियस पर्सन, उसको वहाँ का जो है मेन पर्सनल जो है माना जाता होगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी नहीं है। अब जब स्क्रिप्ट हम पढ़ पाएंगे ना तो पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा जो है जानकारी मिलेगी, ठीक है।
अब ये चीज़ आप तो देख ही सकते हैं कि इतने बड़े इस तरह के जो है, और अगर चीज़ें जो है डेवलप की जा रही है, इतने मोटे मोटे इतने बड़े बड़े जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, इतने बड़े बड़े पब्लिक वर्क्स, ये बेसिकली ना वो है क्या कहते हैं, स्नानागार, ठीक है, स्नानागार है। और इतनी बड़े बड़े जो है और भी चीज़ें हैं जहाँ पर क्या है, ये एक पर्सन के लिए या 2 पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है करना। हज़ारों हज़ार की संख्या में जो है लेबर लगे होंगे, और उन हज़ारों संख्या को जो है लेबर को मोबिलाइज़ करने के लिए और किस एक तरह का जो है सिस्टम रहा होगा, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड हो, चाहे वो अलग अलग तरह से हो, ठीक है ना, पर एक सिस्टम जरूर रहा होगा जिससे जो है इतने बड़े बड़े पब्लिक वर्क्स को जो है अंजाम दिया गया होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर थी, पर किस तरह की थी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है हमें, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, हमने पीछे भी हालांकि इसके बारे में बात की थी, और उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा वो करेंगे कि उसको अवॉइड करके जो है जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आर्ट में हम देखते हैं कि सील मेकिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आर्ट था। इसमें क्या होता था, सील मेकिंग मतलब जो क्या होता था वो मुहर, इसको मुहर बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले लिखते चलेंगे। मुहर में क्या है कि मर्केंटाइल गुड्स, मतलब जो ट्रेड में, जो व्यापार में सामान इस्तेमाल होते थे, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, अब पीछे इसी लेक्चर में मैंने बताया है कि अगर सील ब्रोकन नहीं होता था तो वो ट्रेड ट्रांजैक्शन जो है वो फेयर माना जाता था। अगर सील टूट जाता था तो क्या है कि उसको जो है ऐसा माना जाता था कि किसी तरह का जो है चीटिंग किया गया है ट्रेड में, ठीक है। स्टेटाइट के स्टोन मिलते हैं हमें, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सील मिलते हैं, ठीक है ना, और स्क्रिप्ट जो है हमें सील पर मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और एनिमल मोटिव से मिलते हैं, जानवरों के भी वो ये मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेड मेकिंग जो है आप देखेंगे ज्वेलरी वगैरह बनाए जाते थे स्टेटाइट के और ब्रॉन्ज के, ठीक है ना। टेराकोटा आर्ट में आप देखेंगे, टेराकोटा जो है एक तरह का जो है वो मटेरियल होता था जिसको एक शेप दिया जाता था। आप देख रहे हैं ना, मिट्टी देखे हैं आपने, वो अभी जो है वो क्या कहते हैं, डेकोरेशन वगैरह के लिए ना एक वो आती है आर्टिफिशियल जो है मिट्टी बनी हुई होती है, गीली मिट्टी है ना, उस तरह की गीली मिट्टी से जो है एक खास तरह की होती थी जिससे जो है मेन विमेन, एनिमल, बर्ड, टॉय ये सब बनाए जाते थे, ठीक है ना, टेराकोटा के। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्रॉन्ज आर्ट होता था। ब्रॉन्ज आर्ट में ह्यूमन, एनिमल ये सब बनाए जाते थे, ज्वेलरी बनाया जाता था, और इसके लिए एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती थी, ठीक है ना। जैसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है कि जैसे एक ना क्या कहते हैं उसको, एक सांचा होता था, ठीक है ना, फर्मा होता था, और उसमें क्या करते थे, जैसे एक सांचा है, ठीक है, इस तरह का एक सांचा है सपोज करिए, ठीक है, और इसमें ना मेटल को गर्म करके पूरा फुल और डाल दिया जाता था। फिर क्या होता था, जब मेटल ठंडा हो जाता था तो जम जाता था, ठीक है ना। मेटल आपको पता होगा कि जब गर्म होता है तो वो लिक्विड हो जाता है, जब जम जाएगा ना तब इस सांचे को निकाल दिया जाता था। तो क्या होता था कि वो जो मेटल होता था वो इस सांचे का आकार ले लेता था, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, और इस तरह से जो है ब्रॉन्ज के जो है आर्ट बनाए जाते थे, ठीक है। स्टोन आर्ट में आप बियर्ड प्रिस्ट को देख सकते हैं, बियर्ड प्रिस्ट को जो है तराश के बनाया गया है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि स्टोन आर्ट भी जो है इस टाइम जो है प्रचलित थी, ठीक है। आर्किटेक्चर में जो चीज़ें हमने बात नहीं की है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। और आर्किटेक्चर में आप देखेंगे कि बर्न्ट और सन ड्राइड ब्रिक का इस्तेमाल होता था, मतलब आग में पकी हुई और सिर्फ धूप में सुखाई हुई जो है ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे स्टोन का भी इस्तेमाल होता था, मतलब पत्थर के भी इस्तेमाल होते थे, मिट्टी का भी इस्तेमाल होता था, बिटुमिन और जिप्सम का भी जो है इस्तेमाल होता था। किसमें, इसको पेवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, प्लास्टर करने के लिए, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और जिप्सम वगैरह से जो है नालियों को भी प्लास्टर किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्डिंग्स में, प्राइवेट बिल्डिंग्स की पहले हम बात करेंगे। तो प्राइवेट बिल्डिंग्स में क्या है कि 1 या 2 स्टोरी का हुआ करता था, हाफ नहीं है ये, या 1 या फिर 2 स्टोरी का, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि कोर्टयार्ड होता था, एक बड़ा सा आंगन होता था, स्टेयर्स होते थे, ठीक है ना, बाथरूम होता था, ड्रेनेज होता था। ड्रेनेज हमने पीछे दिखाया है आपको इस स्लाइड में, ठीक है। रूम्स होते थे और वो भी विदाउट विंडोज़ होते थे, ठीक है ना। उसके बाद साइडवेज इंट्रेंसेस होता था, डायरेक्ट इंट्रेंस नहीं होता था, डायरेक्ट ऐसे मुड़ के फिर घर में जाते थे, ठीक है ना। अभी दिखाऊंगा मैं उसका फोटो, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्रेंस जो है रोड पर से घर में नहीं होता था। उसके बाद पोस्ट होल्स होते थे ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ड्रेन क्लीन करने के लिए, आपको ये भी पता है। एवरी हाउस जो है उसके पास जो है वेल होता था सामने ही, घर के सामने ही एकदम, ठीक है। तो आप ये देखिए, आप इस फोटो में देखिए कि ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, रुकिए मैं रेड कलर लेता हूँ, ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये है सिटाडेल आपका, ठीक है, ये सिटाडेल है। और ये जो है
लोअर टाउन है। आप देख रहे हैं कि लोअर टाउन कितना बड़ा होता था और ये पूरा फोर्टिफिकेशन होता था और फर्दर जो है इसको डिवाइड किया जाता था बीच से। और ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर है, आप ये भी देख रहे हैं ना, ये जो है थोड़ा कंपैरेटिवली नीचे है और ये थोड़ा ऊंची जगह पर है, ठीक है ना। तो रेज्ड प्लेटफॉर्म पर होता था और बड़ा होता था लोअर टाउन। और क्या है कि एक तरफ जो है ये सिटाडेल होता था और एक तरफ जो है लोअर टाउन होता था, पर फोर्टिफिकेशन पूरे का होता था। देखो ये भी 45 है, 45 मतलब 4 दीवारी से बंद करना, ठीक है ना, फोर्टिफिकेशन। तो इस तरह से क्या है कि आप देख रहे हैं कि सिटीज़ का जो है ऐसे प्लानिंग होती थी। ड्रेनेज सिस्टम का मैंने फोटो फिर से लगा दिया, आप देखेंगे घर से बाहर निकलते ही नाली होती थी, ठीक है। उसके बाद जो घर है ना उसका एक प्लान मैंने बताया है आपको। देखो ये मेन एंट्रेंस है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मेन एंट्रेंस से होते हुए ही आपको घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पर ये इसमें क्या होता था, वेल होता था, कुआं होता था। फिर साइड से आप जाएंगे तो इधर किचन वगैरह होता था और इधर जो है आप ये देखेंगे कि कोर्टयार्ड है, ठीक है ना। इधर कोर्टयार्ड है और फिर अलग अलग जो है रूम्स हैं इस तरह से, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेयर्स हैं, ठीक है ना, सीढ़ियाँ हैं। इधर भी आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट एंट्रेंस है वो घर से नहीं होता था, ठीक है। आप पीछे की तरफ से भी एंट्रेंस देख रहे हैं, यहाँ से भी एंट्रेंस है, ठीक है। तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह से जो है एंट्रेंस है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है घरों का आप देखिए, कोई भी घर में आपको खिड़की नहीं दिखेगी, कहीं पर भी खिड़की कोई भी रूम में नहीं दिखेगा। तो क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर सामने से वो एंट्रेंस नहीं है और खिड़की नहीं है, इसका मतलब हड़प्पन लोग जो थे वो प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे, ठीक है ना। कि उनको जो है उनकी प्राइवेट लाइफ जो है, अगर घर से सामने से अगर कोई आ जाएगा घर में फट से, तो उनकी प्राइवेट लाइफ जो है ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग्स में हम देखेंगे असेंबली हॉल, ग्रेट बाथ, ग्रैनरी, ये सब जो है बनाए जाते थे मोहनजोदारो वगैरह पर, ठीक है ना। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये असेंबली हॉल है बेसिकली। ये ऐसा भी मानते हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस की एक एंसेंट कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रही होगी और ये एक असेंबली हॉल आपको दिख रहा है, ठीक है ना, जहाँ पर असेंबलीज वगैरह होते थे। ये आपको ग्रेट बाथ दिख रहा है, पीछे भी मैंने ये चीज़ दिखाया आपको, ग्रेट बाथ है, ये स्नानागार है और ये मोहनजोदारो में पाया गया है। आप देख रहे हैं कि ये कोई रिलीजियस रिचुअल के लिए इस्तेमाल होता होगा कि जहाँ पर पब्लिकली लोग, बहुत सारे लोग साथ में नहाते होंगे, इसलिए इतना बड़ा जो है ग्रेट बाथ बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है कोई ऐसा रिचुअल होता होगा जहाँ पर लोग साथ में नहाते होंगे, ठीक है। ग्रैंडरी कहाँ पर है, हड़प्पा में है, ठीक है ना। हड़प्पा में भी है, कालीबंगन में भी है। और स्टेडियम जो है धौलावीरा का है, यहाँ पर नीचे दिखाया गया है स्टेडियम, ये स्टेडियम है, ठीक है, धौलावीरा में है। और डॉकयार्ड है लोथल में, डॉकयार्ड ये वाला डॉकयार्ड है, आप देखिए यहाँ पर जो है उधर से नाव आती होगी और यहाँ पर लगती होगी, फिर यहाँ पर सामान जो है उतरता होगा और फिर यहाँ से नाव वापस जाती होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो है। और ये जो है ग्रैंडरी है, आप देखिएगा 6 रूम जो है इस तरफ है और 6 रूम इस तरफ है, ठीक है ना। ये हड़प्पा में मिला है ग्रैंडरी, ठीक है ना। और 6 रूम जो है दोनों तरफ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक जो है इस तरह से चीज़ें जो हैं वो मतलब वहाँ थी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि थियरीज़ जो है क्या क्या हैं इसके डिक्लाइन की, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में मैंने बात कर ली है ऑलमोस्ट। तो इसके डिक्लाइन की, इसके पतन की, ठीक है ना। इसके पतन के क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। तो इसके पतन के सिद्धांतों में ना मतलब कुछ खास चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले ना ऐसा था कि बहुत सारे हिस्टोरियन ने, इतिहासकार ने, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं या फिर बहुत सारे इतिहासकारों ने ये बताया कि खास के जो आपका मोहनजोदारो है, ठीक है, मोहनजोदारो में क्या है कि कुछ ऐसे स्कल मिले हैं, कुछ ऐसे जो है मृतकों के जो है वो हड्डियां मिली हैं जिसमें उसके खोपड़ी में छेद है या फिर इस तरह से, ठीक है, कि ऐसा लग रहा हो कि उनकी डेथ जो है वो लड़ाई में हुई है, ठीक है। और एक चीज़ और दिखा है कि वहाँ पर नए तरह के जो है टूल और टेक्नोलॉजी जो है 1950 BC के आसपास जो है हमें दिखता है, ठीक है। तो इन सब एविडेंसेस के हिसाब से जो है ना हिस्टोरियंस ने ये बताया कि बाहरी लोग आए थे जो यहाँ के लोगों से वॉर किए और यहाँ के लोगों को मारा और वहाँ से भगा दिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये एक आर्यन इन्वेजन की थियरी है और ये इन्वेजन की थियरी जो है वो मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड है। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं। नए जो रिविजनिस्ट हिस्टोरियन हैं, अच्छा रिविजनिस्ट हिस्टोरियन वैसे हिस्टोरियन हैं जो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स को पढ़ते हैं नए आयामों से, ठीक है ना। जैसे ये DNA सैम्पलिंग के थ्रू जो है उन डेड रिमेन्स को जो है पढ़ते हैं जिनके स्केलेटन्स जो है वहाँ से मिला है। मोहनजोदारो को जो है मृतकों को टीला भी जो है कहा जाता है, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। तो
क्या है कि वो डीएनए सैम्पलिंग करके उनकी जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और इसमें ही जो है कई हिस्टोरियन का ये मानना है, अभी अभी जो है कई रिसर्चेस आए हैं जिसमें ये माना जाता है कि जो लोग वहाँ जिनकी खोपड़ियों में वहाँ मिला है ना उस तरह के, उनकी डेथ जो है उस घाव के कारण नहीं हुई है, ठीक है ना। मतलब वो जो डेथ है वो घाव जो है वो पहले का है और डेथ बाद में हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये, तो इनका ये कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर वॉर लड़े थे और उनको मार दिया था और भगा दिया था, इस तरह का नहीं था। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कई ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर रिकरेंट फ्लड्स आए थे, ठीक है ना, मैसिव फ्लड्स जो है आए थे, और फिर वहाँ से जो है सेटलमेंट पैटर्न जो है कई सालों तक जो है वो लगातार फ्लड्स जो है आते रह गए, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि वहाँ से लोग जो है भाग गए थे छोड़कर, ठीक है। शिफ्ट इन द कोर्स ऑफ रिवर्स, ठीक है ना, ये ग्रेजुअल जो है ड्राइंग अप घग्गर और हकरा जो है वो रिवर के बारे में खासकर कहा गया था। और घग्गर हकरा के साथ साथ जो है आपको पता है कि सरस्वती रिवर जो अभी बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे थे इस पर कि सरस्वती रिवर जो है एंशिएंट रिवर है वो अभी भी जो है वो बह रही है, वो ज़मीन के तल से नीचे, ठीक है ना। तो क्या है कि ज़मीन के तल से नीचे बह रही है, तो उस समय जो है वो रही होगी ऊपर, तो सरस्वती रिवर के आसपास जो है कल्चर्स होंगे डेवलप, लेकिन सरस्वती रिवर के ड्राई अप होने के बाद जो है वहाँ से लोग चले गए, ठीक है ना। घाघरा हक्कर वैली के बारे में भी सेम ही कहा गया। तो इस तरह से क्या है कि इनका ये मानना है कि रिवर्स के जो है शिफ्ट होने से क्या हो गया कि वहाँ पर अकाल पड़ गया, जो ड्राई हो गया, ड्राइनेस आ गया, उससे एग्रीकल्चर नहीं होने लग गया, और फिर वहाँ से लोग वापस जो है ईस्टर्न इंडिया में जो है वो चले गए, ठीक है। उसके बाद द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द सेंटर्स लाइक हड़प्पा मतलब डिस्टर्ब द इकोलॉजी ऑफ द रीजन, ठीक है ना। जैसे अब क्या है कि क्या होता है, अगर कोई अर्बन सेंटर होता है और बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जो है वो ये होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, तो क्या होता है यहाँ से रिसोर्स ना मोबिलाइज करके अर्बन सेंटर में जाता है, ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली में जो है वो कहाँ कहाँ से जो है वो फिश क्या कहते हैं, फिश और सब्जी चावल ये सब जो बाहर से आता होगा, दिल्ली में तो उगता नहीं है। तो क्या है, इस तरह से क्या है कि ये ऐसा मानते हैं कुछ हिस्टोरियंस कि ये जो है ना, ये हड़प्पा के डिमांड्स को फुलफिल करने में ना बाकी के जगह पर जो है इकोलॉजिकल जो है वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, और इस वजह से क्या है कि वो सपोर्ट सिस्टम में जो है प्रॉब्लम आ गई, और सपोर्ट सिस्टम के ख़राब होने की वजह से क्या है कि हड़प्पन लोगों ने जो है जो शहरी जीवन है वो त्याग दिया, ठीक है ना। उसके बाद आईआईटी के रिसर्च भी यही कहते हैं कि ड्राउट जो है वो लंबा समय तक रहा, इसलिए जो है वहाँ डिक्लाइन हो गया, ठीक है। पर आपको क्या जानना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए। जैसे देखिए क्या है कि आप ये देखेंगे कि किसी भी रीजन में आपको ये पता होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में पता होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है ये कहता है कि, लिख देता हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है एग्रीकल्चर में लागू करने पर क्या होता है कि एग्रीकल्चर में अगर पहले साल 10 किलो अनाज हुआ है तो अगले साल 9 किलो होगा, फिर उसके अगले साल 8 किलो होगा, इस तरह से प्रोडक्टिविटी जो है वो घटते जाती है, ठीक है ना। तो क्या है कि एक समय बाद जो है इन सब जगहों का जो है प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो गई होगी कि वो सस्टेनेबल नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। सस्टेनेबल कहने का मतलब कि वो इस स्थिति में नहीं रहे होंगे कि वो अपनी लाइफ जो है उसी तरह से कंटिन्यू करें। तो क्या हुआ कि वो लोग क्या किए कि वो लोग जो है ईस्टर्न इंडिया की तरफ जो शिफ्ट हो गए। जैसे आप देखेंगे कि पहले जो है कल्चर यहाँ पर सेंटर थी, ठीक है ना, ये वाले एरिया में, लेकिन अभी क्या है आप देखेंगे कि नए नए सेंटर अरंजी खेरा वगैरह जो है नए नए साइट्स पर जो है आपको ये गंगा वैली की तरफ जो है आपको दिखेंगे कि यहाँ पर जो है लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। उस तरह के जो है पोट्री के रिमेंट्स जो है आपको दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हड़प्पन लाइफ जो है वो अर्बन लाइफ उन्होंने त्यागा था, हड़प्पन लोगों का जो है डिक्लाइन नहीं हुआ था, ठीक है ना। मतलब ये है कहने का कि हड़प्पन लोग नहीं मरे थे, बल्कि वो सिटी लाइफ त्याग कर विलेज लाइफ की तरफ जो है वो दोबारा से मूव कर गए, ठीक है ना। आप देखिए उसके बाद हमने कुछ जो है यहाँ पर पेजेस जो है वो जोड़ दिए हैं आपके इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट्स के बारे में, और ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, खास के MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको ये, ठीक है। और अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शनल हिस्ट्री में 50 मार्क का GS 1 में मैप एंट्री आता है, ठीक है ना। तो मैप एंट्री में क्या है कि आपको वो मैप आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसके बारे में 3-4 लाइन लिखना पड़ता है, तो फिर आपको उस साइट के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है कि पता होने के लिए जो है मैंने अलग अलग जो है साइट के
वो बताती हैं आपको जो है कि कहाँ से क्या मिला और क्या स्पेसिफिसिटी है, ठीक है ना। पहली साइट हमारी है कोट डीजी, ठीक है ना। कोट डीजी के बारे में हमने पहले बात की थी, अर्ली हड़प्पन साइट है और कोट डीजी कल्चर जो है यहाँ पर डेवलप हुआ था, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं अर्ली फेज़ और मेच्योर फेज़ में जो है था, ठीक है ना। फोर्टिफाइड सेटलमेंट था और सिटाडेल और लोअर टाउन एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है, इन सब के बारे में आपको पता है, अब ये भी पढ़ाया है मैंने। कोट डिजीन पोट्री भी हमें मिलता है, एक खास तरह का पोट्री मिलता है जो कोट डिजी में बनता था, और ऐसी पोट्री हमें गुमला से भी मिला है, यहाँ यू छूट गया है, रहमान डेयरी से भी मिला है और सरायखोला से भी मिला है। ये सारे जो है अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। छांटने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा इनमें से अर्ली हड़प्पन साइट है, एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में या फिर नेट जेआरएफ के एग्जाम में। इस तरह से सवाल पूछते हैं। आप पीछे के सवाल देखिए, पिछले 3-4 सालों के सवाल देखिए, ऐसे सवाल पूछते हैं। रहमान डेहरी अर्ली हड़प्पन साइट है, ऑलरेडी हमने पहले बात कर ली है। रेक्टेंगुलर सेटलमेंट है और ग्रिड पैटर्न पर जो है स्ट्रीट जो है यहाँ पर डेवलप्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। हड़प्पा के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। इसमें दयाराम साहनी ने जो है इसका एक्सकवेशन किया था 1922 में, आपको ये पता होना चाहिए। रावी नदी के किनारे हैं, ठीक है। अर्ली से मेच्योर फेज के टाइम तक जो है और उसके बाद सिटाडेल और लोअर टाउन है और फोर्टिफिकेशन है उसका। वर्कमैन क्वार्टर्स जो है यहाँ पर, हमने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में हम लोग। उसके बाद 12 जो है ग्रैंडरीज है, 2 रोज में 6+6 के अभी फोटो ऊपर दिखाया था मैंने। एच टाइप जो है सीमेंट्री मिली है, कॉफिन बरियल यहाँ से मिला है, ठीक है। कालीबंगन है, आपको ये पता होना चाहिए कालीबंगन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बैंगल्स मिले हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो एलपी तेसी तोड़ी जो है यहाँ पर एक्सकेवेशन जो है किए हैं। और उसके बाद जो है आप ये देख रहे हैं कि अर्ली से मेच्योर फेज तक जो है ये। उसके बाद ये घग्गर रिवर के पीछे है, मतलब साइड में है, सॉरी। उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिला है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्लग्ड फील्ड मिला है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, मतलब जुते हुए खेत का एविडेंस मिलता है, ठीक है। केवल एक ही साइट ऐसा है जहाँ पर विदाउट इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस, यहाँ पर कोई भी मदर गॉडेस का इमेज नहीं मिला है, केवल इकलौता ऐसा साइट है कालीबंगन, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथरूम, ठीक है ना। शिवलिंगा जो है यहाँ पर मिला है, ठीक है ना। एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट अर्थक्वेक मिला है, ठीक है ना। और बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। विदाउट मदर गॉडेस, अर्थक्वेक और बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। प्लग्ड फील्ड, इतने 4 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। उसके बाद बनावाली है, यहाँ पर RS बिस्टे ने जो है वो स्टडी कंडक्ट की है, ये सरस्वती रिवर के बगल में था। और ऑल 3 लेवल्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है। क्ले मॉडल ऑफ प्लग जो है यहाँ से मिला है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि इस तरह से जो है एक खिलौना मिला है, ठीक है, जो ये दिखाता है कि वहाँ पर जो है जुताई होती होगी प्लग से, ठीक है ना। तो हमें ये देखते हैं फायर अल्टर्स मिले हैं जो सैक्रिफाइसेस वगैरह के लिए या फिर हवन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, है ना, उसको मिला है। राखी गढ़ी, आपको ऑलरेडी पता है कि राखी गढ़ी सबसे जो है लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है और अमरेंद्र नाथ के द्वारा यहाँ पर एक्सकवेशन बहुत रिसेंट टाइम में किया गया है। गेम सिमिलर टू पीठू वॉज प्लेड, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। पीठू जो है खेला जाता है, एक तरह का गेम होता है वहाँ पर, उसका जो है हमें एविडेंस मिला है, ठीक है ना। आइवरी वर्क्स जो है यहाँ पर होती थी, आइवरी वर्क्स मतलब वही हथीदांत और क्या कहते हैं वो हड्डी का वर्क्स जो है होता है, ठीक है ना। एक साइट है पादरी, ठीक है ना, यहाँ पर 3 फेज का मिला है। और साल्ट प्रोडक्शन सेंटर था यहाँ पर, आप ये ध्यान रखिएगा, पादरी से साल्ट प्रोडक्शन सेंटर था। यहाँ से हमें फिश हुक मिले हैं, ठीक है ना, मतलब फिशिंग एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती थी। एक जार मिला है जिसमें बफेलो का जो है हॉर्न मोटिव जो है वहाँ बफेलो जो है उस पर बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद धौलावीरा है, धौलावीरा के बारे में आपको ऑलरेडी जो है बहुत कुछ पता होगा पहले से। यहाँ पर 3 फेज का जो है मिलता है कल्चर। उसके बाद डिवीज़न जो है सिटी ना यहाँ पर 3 पार्ट में है, सिर्फ 2 पार्ट में नहीं है, मतलब कि लोअर टाउन है, मिडिल टाउन है और सिटाडेल है, ठीक है ना, मतलब 3 पार्ट है। बाकी सब जगह जो है 2 पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। और एक और साइट है चानोदारो जहाँ पर जो है 2 लेयर नहीं है, एक ही लेयर है, ठीक है ना। ये सिटाडेल है, मिडिल टाउन है और लोअर टाउन है, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखें, धौलावीरा वो साइट है। यहाँ से हमें क्या मिला है, स्टेडियम मिला है, ठीक है ना, जिसका फोटो मैंने ऊपर दिखाया है आपको। स्टेडियम मिला है धौलावीरा से। और लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिला है जिसमें 10 पिक्टोग्राम है एक लाइन में, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो है इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ से मिला है धौलावीरा से, ठीक है ना। वाटर कंजर्वेशन सिस्टम हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और क्या मिलता है, सर्कुलर प्लांट सिटी है, ठीक है ना। हमें रेक्टेंगुलर और उस तरह के जो है नहीं मिलेंगे, टोटली जो है यहाँ पर सर्कुलर इस तरह का जो है प्लांट सिटी है, ठीक है ना। उसके बाद बाली है। बाली बेसिकली वो इंडोनेशिया वाला बाली नहीं है जहाँ पर कॉक फाइट होता है, मुर्गे की लड़ाई होती है। ये बाली हमारा हड़प्पा वाला है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें ये मेच्योर हड़प्पा का साइट है और फर्स्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, ठीक है ना। आपको ये पता होगा
कि अदरक जो है, लहसुन, शायद लहसुन होता है, गार्लिक है ना, तो उसका जो है हमें पहला जो है एविडेंस यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि चनू दारो है, ठीक है ना। चनू दारो जो है ये रिवर इंडस के बगल में है और यहाँ पर एनजी मजूमदार ने जो है एक्सकवेशन कंडक्ट की थी, ठीक है। इसमें क्या है कि ये केवल एक लौता ऐसा सिटी है जहाँ पर सीटाडेल नहीं है, ठीक है ना। हमने बात की थी यहाँ पर एक ही लेवल का है और वो सिर्फ लोअर टाउन है और सीटाडेल नहीं है, ठीक है ना। बेड मेकिंग फैक्ट्री है यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, लिपस्टिक का हमें यहाँ से एविडेंस मिलता है, ठीक है ना। चनू दारो से ये भी देखिएगा। मेल डांसर का हमें मिलता है, क्या ये शिवा था, इसके पीछे जो है वो है कंट्रोवर्सी है, पर यहाँ से शिवा मेल डांसर जो है मिला है, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। दैमाबाद है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ये गुजरात के एरिया में है और ये हमारा सबसे सदर्न साइट है, ठीक है ना, ये भी पता है आपको। उसके बाद ये लेट हड़प्पन साइट है और चालकोलिथिक साइट भी है, हमने पहले भी आपको बात बताई है अभी इसी लेक्चर में। और उसके बाद यहाँ से हमें बटन शेप्ड सील मिला है, ठीक है ना, बटन के शेप का जो है सील मिला है, ठीक है। और हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है मिला है हमें यहाँ से, ठीक है। कुंटसी है, कुंटसी जो है एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। और मेच्योर हड़प्पन फेज का है। स्टोन प्लेटफॉर्म जो है लेट डाउन किया गया था यहाँ पर, जो कि डॉकयार्ड हो सकता है, इसके लिए पीछे जो है वो क्लैरिटी नहीं है, पर हो सकता है वो डॉकयार्ड हो, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी जो है यहाँ पर हमें मिला है। तो आप इन चीज़ों से आप क्या इन्फर कर सकते हैं कि एक ट्रेडिंग टाउन होता होगा, ठीक है ना। ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है यहाँ से होता होगा, यहाँ से व्यापार होता होगा, तभी तो स्टोरेज फैसिलिटी है। और ये जो है पोर्ट सिटी ऑलरेडी है, डॉकयार्ड जो है हमें एविडेंस मिल ही रहा है, तो क्या है कि एक ट्रेड सेंटर रहा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा एविडेंस ये है मोहनजोदारो से, ठीक है ना, पाकिस्तान में पड़ता है और इसमें रिवर इंडस के बगल में है ये। और आर.डी. बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी ने जो है यहाँ पर स्टडी कंडक्ट की थी और यहाँ से अर्ली और मेच्योर फेज का मिलता है, हमें लेट फेज का नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर कहीं छांटने के लिए आए कि भाई लेट हड़प्पन साइट्स को जो है आप चुनिए, तो उसमें मोहनजोदारो नहीं होगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में आप बनाइएगा क्वेश्चंस, तब भी आप छांटने वाले क्वेश्चंस में ये इसको छांटिएगा। यहाँ से लेट फेज़ का हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना, सिर्फ 2 फेज़ का मिलता है, अर्ली और मेच्योर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली है, ग्रेट बाथ मिला है, ऑलरेडी फोटो दिखा चुका हूँ। ग्रैनरी मिला है, उसका भी फोटो दिखा चुका हूँ। टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर मिला है, उसका भी पीछे फोटो दिखा चुका हूँ, लंबा सा जो है ऐसा बना हुआ था, आपने देखा है ना फोटो में, वैसा। उसके बाद स्ट्रक्चर जो है, उसके बाद असेंबली हॉल मिला है, इसका भी फोटो दिखा चुका हूँ। ब्रॉन्ज का जो है डांसिंग गर्ल जो है वो मिला है, ये ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। 10.5 सेंटीमीटर का है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है और इसका फोटो में ऊपर दिखा चुका हूँ। पशुपत सील मिला है, इसका भी फोटो में दिखा चुका हूँ। एलिफेंट, टाइगर, वाटर बफेलो और राइनो है, ठीक है ना, ये भी देख लीजिएगा। बियर्ड प्रिस्ट है, ये भी, इसका भी फोटो ऊपर दिखा चुका हूँ। सिलिंड्रिकल सील मिला है मेसोपोटामिया का, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया का सील यहाँ मिल रहा है और यहाँ का सील मेसोपोटामिया में मिल रहा है, इसका मतलब दोनों जगह से ट्रेड होता होगा या किसी तरह का एक कॉन्टैक्ट रहा होगा कि यहाँ के सील तो अपने आप तो चल के जाएगी नहीं, तो क्या है कि यहाँ से और वहाँ से कोई ना कोई ट्रेड कॉन्टैक्ट हो, चाहे जिस तरह का कॉन्टैक्ट हो, कॉन्टैक्ट था, ठीक है। रोजरी है, ऐसा साइट है जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़े से एक्सेप्शंस जो है आप ध्यान रखेंगे। रोपड़ है, ये सतलज रिवर के बगल में है और पंजाब में पड़ता है बेसिकली। और वाई.डी. शर्मा ने यहाँ स्टडी कंडक्ट की थी। फर्स्ट हड़प्पन साइट जो है ये एक्सकेवेट किया गया था, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में था, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे पहले एक्सकेवेशन जो है वो रोपड़ में हुआ था, ठीक है ना, वाई.डी. शर्मा के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। और सतलज रिवर के पीछे है, मतलब बगल में है रोपड़, ठीक है। शोरतुगई है, शोरतुगई जो है ये रिवर ऑक्सस के पास है। शोरतुगई के बारे में मुझे बताना था पर मैंने बताया नहीं आपको, मैं भूल गया एक्चुअली। तो शोरतुगई एक ऐसा टाउन था, ऐसा देखिए इस तरह से हम बनाते हैं ना मैप, तो ये अफ़गानिस्तान वाले एरिया में था इधर, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान वाले एरिया में था। और ये ट्रेडिंग कॉलोनी के रूप में जो है डेवलप था, ठीक है। मतलब वहाँ से हमें बहुत सारे मेसोपोटामियन सील मिले हैं और इन जो हड़प्पा के सील है वो मिले हैं। हड़प्पा के जो क्ले मॉडल होता है काट का, कैटल का, वो सब मिला है हमें, वहाँ से इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि वो एक ऐसा जगह था जहाँ से पास किया जाता था चीज़ों को, है ना, कि भाई यहाँ से जो है होके जाएगा और वहाँ से जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जो ट्रेडर्स होंगे उनके जो है असेंबली होती होगी, ठीक है ना। इस तरह से चीज़ें जो है आप देखेंगे। तो ये एक ट्रेडिंग टाउन था, मतलब पोर्ट सिटी नहीं था बल्कि ट्रेडिंग टाउन था और अफगानिस्तान के रीजन में था, ठीक है ना। हड़प्पन डिज़ाइन का हमें पोट्री भी वहाँ से मिला है। लैपिस लजोली यहाँ आई है, ठीक है ना, लैपिस लजोली मिला है। ब्रॉन्ज का जो है ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है ना।
एक और साइट है सुक्ताजन रोड, इसके बारे में बात की थी, ये सबसे वेस्टर्न साइट है, ठीक है ना, आपको पता होगा दास्त रिवर के पास है, और ये छूट गया इसमें एक और DAAST होता है, ठीक है ना, दास्त रिवर के पास है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, और बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, और एक ट्रांजिट पोर्ट के रूप में जो है ये था, मतलब ईरान और बलूचिस्तान के एरिया के आसपास जो है ये पड़ता है, ठीक है। सुरकोतड़ा है, यहाँ से हमें ये भगवा रिवर के बगल में है, और ये कच्छ रीजन में आपको पता होगा बोन्स ऑफ एलिफेंट मिला है, वुल्फ मिला है, मोंगीज मिला है। आपको ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि सुरकोतड़ा में हमें क्या मिला है, आइवरी वर्क्स होते थे वहाँ पर, ठीक है ना, तो ये आप वो कर सकते हैं। उसके बाद अलादीनो है, ये एक फोर्टिफाइड विलेज सेटलमेंट था, स्मॉल डायमीटर ऑफ फॉल्स था, और हाउसेज जो है मड ब्रिक के थे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और स्टोन प्लेटफॉर्म पर, मड ब्रिक के थे पर स्टोन प्लेटफॉर्म पर, मतलब इस तरह से रेज करके इसके ऊपर जो है घर बनाते थे, और वो भी ये स्टोन का होता था, और ये जो है वो मिट्टी का होता था, ठीक है ना। उसके बाद लोथल है, लोथल के बारे में आपको क्या पता है कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बनाया गया था, जहाँ पर उसको जो है नाव वाव लगाने की जगह जो है होती होगी, शिप को लगाने की जगह होती होगी। मैसिव ब्रिक वॉल है, किस लिए, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, बहुत सारा जो है मोटे मोटे दीवारें बनाई गई थी फ्लड से बचाने के लिए, ठीक है। ओनली साइड वेयर सदर्न एंट्रेंस हाउसेज, बाकी सब में क्या है, बाकी सब में जो ईस्ट या नॉर्थ एंट्रेंस होता था, ये केवल ऐसी साइट है जहाँ पर साउथ से एंट्रेंस हाउसेज में होता था, ठीक है ना। सील्स में क्या है, सील पर्सिया का भी मिला है हमें, और राइस का एविडेंस यहाँ से मिला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है आपका एंड होता है यहाँ पर। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करेंगे वहाँ पर। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन सवालों के जवाब जो है मैं वीडियो के थ्रू ही वीडियो में ही दे दूँगा पहले ही, ठीक है, कि आपका जो है क्वेरी जो है वहाँ से रिजल्व हो जाए। क्योंकि हमारे पास जो है 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो मैं अभी लाइव नहीं जा सकता। इतना जब भी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, फिर आप लाइव जो है क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर देना, और मैं लाइव आपको वो चीज़ें जो है बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए जो है रहने देते हैं, और यहाँ तक आपने अगर देख लिया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर कर दें अगर जो भी नीडी पर्सन है उनको। और अगले लेक्चर में जो है मैं वैदिक एज के ऊपर लेकर आऊँगा, ठीक है, वैदिक एज के ऊपर जो है लेकर आऊँगा, और फिर जो है हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह से जो है ना अलग अलग फेजेस को जो है हम कवर करेंगे। और फिर मैं मिडिवल इंडिया का भी जो है आपका एक लेक्चर सीरीज चल रहा है, आप उधर भी मिडिवल इंडिया का भी देखें अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो। और फिर अभी मॉडर्न हम नहीं देख रहे हैं, अभी बेसिकली एंशिएंट और मिडिवल देख रहे हैं, ये इनमें से कोई एक सेक्शन ख़त्म होगा, फिर हम मॉडर्न देखेंगे, और देन हम फिर वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी फिर बीच बीच में मिसलेनियस चीज़ें चल रही होती है, जैसे एग्ज़ाम के अगर आपका CUET PG का एग्ज़ाम है तो CUET PG के एग्ज़ाम्स में अभी जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा बीच बीच में। अगर बच्चे CUET देने वाले हैं PG के लिए, बेसिकली मास्टर्स के लिए अगर आप CUET देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपका जो है ये वीडियोज़ जो है बहुत रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, और थैंक यू।